प्रेत आत्मा का प्रतिशोध। ब्रिटिश शासन के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर किंग ने भारत में रहते समय के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए हैं। उनमें एक अध्याय भटकती आत्मा का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है उसकी भूमिका में लिखा है कि यदि ये मुकदमा मेरे सामने न चला होता तो मैं इस घटना का कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास किया ही नहीं। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार है। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्र सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी, 7 ही घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगले छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब ये अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक रात के समय एक सफ़ेद महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियाँ स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियों तथा फिर ठेका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना में शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेत आत्मा के इस रहस्य में स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास उछल कूद मचाते कमरे में कहीं गायब हो गई। वह भयभीत तो हुए परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपने रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? अपना परिचय देंगी मुझे? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरा मिस्टर आयोजिक मेरी ओर आकर्षित हो गए। मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आयोजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आयोजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आयोजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आयोजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा ना करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आयोजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसे का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आयोजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आयोजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आयोजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अविष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आयोजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आयोजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राणदंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरे के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला।
इतना प्रमाण मिलने पर आया जी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे में आया जी के वकील ने कहा, यदि ये बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के ही हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर आगा ने समय ना गंवाते हुए तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब आप कागज़ टेबल पर रखें तो हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। वकील तथा जज अभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज के फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे ये विश्वास किया जा सके कि वह हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। इस समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बातें बताई तो आवेरी ने बॉम्बे में भेजा गया आयोजिक के पिता का तार वे कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहाँ बंगले में रखा गया है। आवेरी ने यह भी बताया आयोजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह झूठा तथा फर्जी तार आयोजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आयोजिक के नाम का जाली तार वे विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आयोजिक ने तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न ही ये बता सका कि वे कहाँ हैं। अतः आयोजिक ने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा उन्हें उसी बंगले में गए। जब वे उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। सौपन में वह आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे न मिल सकूँगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है यह एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खुदवा कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी।